नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज शुक्रवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार को हम खबरें खेती की और मौसम की जानकारी के साथ ही आपके लिए लेकर आते हैं आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। तो आज हम खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़े आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। गांवों के किसानों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। और झारखंड में आत्मा के सहयोग से विकासशील किसान ने बढ़ाई खेती की उपज। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही हर गांव के 5 किसानों को आधुनिक और सहफसली खेती एवं बागवानी के लिए प्रशिक्षित कर गांव में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उतारेगी। वे अन्य किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हाल ही के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के दौरे के दौरान ये जानकारी दी गई कि गांवों के किसानों को ही प्रशिक्षित करके उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो कि अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करेंगे। धान और गेहूं के सहारे किसानों की तरक्की संभव नहीं है। आधुनिक तकनीक से इन फसलों के साथ ही बागवानी, मछली पालन व अन्य सहफसली खेती करनी होगी, तभी आर्थिक रूप से वे समृद्ध हो सकेंगे। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों के किसान वहां के कृषि विभाग के सहयोग से वैज्ञानिक तकनीकों को कृषि में प्रयोग कर पैदावार बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं शहदेव महतो की सफल किसानी की ये रिपोर्ट। आज कृषि के विकास के लिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, अच्छे बीजों का चुनाव करें, मिट्टी की गुणवत्ता को परखें और उसी हिसाब से उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करें। सिंचाई के नए नए तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दें। समय समय पर विशेषज्ञों की राय भी लेते रहें। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के बलियापत्रा गांव के किसान शहदेव महतो ने इस बात को समझा और आज वे इस क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने आत्मा और केवीके से जुड़कर अपनी खेती में नई तकनीकों का समावेश किया। मैं यहाँ परंपरागत जो हमारे पूर्वजों द्वारा खेती की जाती थी, उस 60 से 70-80 तक प्राय हम लोग वही पुरानकी खेती किए। जो ये सब प्लॉट जो आजकल देखते हैं विभिन्न तरह का 3 गो फसल ले रहे हैं हम लोग, वो मात्र 1 फसल या 2 फसल पर ही रुक जाता था। लेकिन अभी हम लोग 3 भी फसल लेते हैं, अल्पकालीन 4 भी ले लेते हैं। तो ये 80 के बाद से ये मैंने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते 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 तो इसके बाद आत्मा से हो, विज्ञान के बीके के माध्यम से हो, खास करके हम लोग जैसे उत्सुक किसान जो थे उन्होंने यहाँ वहाँ से ही किया। वैज्ञानिकों की सलाह मिली हमको और तब से जब ये सब नया नया तकनीक जो हमारे सामने आया और हम लोगों को जो इसके विषय में आत्मा के माने बीटीएम जी पहले मुकेश जी यहाँ सबसे पहले आए और उन्होंने ये सब नई नई तकनीक के विषय में खूब अधिक माने उस्काया हमको। कल इस सब को आप अपनाइए, इसमें आपको बेहतर माने खेती में उपज बेसी मिलेगा, फ़ायदा बेसी मिलेगा। तो उनका बात को मैंने दिल में रख लिया और उनके बताए हुए तरीके से खेती शुरू किया मैंने। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया और दूसरे किसानों को भी खेती के नए तौर तरीके से अवगत कराया। इस गांव में चाहे अगल बगल गांव में, अब बगल में भी बाबूदहा देख रहे हैं, दूसरा पंचायत है नदी के उस पार में, यहीं से हम ही लोगों से प्रोत्साहित होकर के ये लोग भी खेती शुरू किए हैं और हमारा गांव में बहुत अधिक अभी माने विज्ञान का तकनीक बहुत अधिक आदमी अपना रहा है। अधिक उत्पादन के लिए इन्होंने मिट्टी की जांच कराई, विशेषज्ञों की राय से बीजों का चुनाव किया, उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया और
आज इसका परिणाम ये है कि कल तक गरीबी और बेबसी का दंश झेल रहे शाहदेव महतो आर्थिक रूप से संपन्न एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कि मिट्टी जांच तो करना तो परम आवश्यक है। मिट्टी जांच हम सबसे पहले 1985 में हम पहले मिट्टी जांच करवाए थे। वो जांच होके दुमका से आता था उस समय। तो उस समय उसमें हमको बताया था यहाँ की मिट्टी में पोटास की कमी है। उसमें हमारा मिट्टी में उधर का अपना प्लॉट है, उसमें हम मिट्टी दिए थे। उसमें 2 गो प्लॉट का दिए थे, दोनों में पोटास की कमी हमको बताया था। ठीक है ना, वो 85 की बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर इधर हाल फिलहाल भी हम ये किए, उसमें आया जो पोटास की कमी तो ये है, बोरन की भी कमी है यहाँ। तो उस सब फसल में उस सब चीज़ को मात्रा को हम लोग जो संतुलित मात्रा जो अनुशंसा की गई है उसके आधार पर हम लोग दे करके अभी तत्कालीन फसल लगा रहे हैं। इन्होंने परंपरागत तरीकों को छोड़ वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि को एक नया आयाम दिया है, जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये थे कृषि से संबंधित समाचार। आइए अब लेते हैं मौसम का ताजा हाल। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश होगी। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। 2 दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बरसात होगी और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह बरसात होगी। इन्हीं 2 दिन झारखंड और ओडिशा में बरसात होने के आसार है। 2 दिन बिहार में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें, शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश होगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में 2 दिन बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में और शुक्रवार को कुछ जगह बरसात होने का अनुमान है। 2 दिन मराठवाड़ा में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। दक्षिण भारत में शुक्रवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। उत्तरी दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात होने की संभावना है। और शुक्रवार को तेलंगाना में कुछ जगह बादल बरसेंगे। साथ ही रायलसीमा में भी 2 दिन कुछ जगह बरसात होने के आसार हैं। और शुक्रवार को कोंकण, गोवा में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। खबरें खेती की में आज बस इतना ही। कृषि में और नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। तो ये थी खबरें खेती की। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट, आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल।
जी हाँ, इस बार भी हमें आपके ढेर सारे ईमेल और चिट्ठियाँ हासिल हुई हैं और बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भेजे हैं। उनमें से कुछ सवालों को इस सेगमेंट में आज हम शामिल करने जा रहे हैं, जिनका विषय है खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। इनसे जुड़े जो सवाल है उन्हें इस कार्यक्रम में आज के इस सेगमेंट में हम शामिल करते हैं और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सस्य विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर YS शिवे। डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत सारे पत्र आए हैं और इन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो सुनील जी ने मध्य प्रदेश से पूछा है और इनका सवाल है कि अधिक उत्पादन के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे फसलों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति के लिए हमको ये जानना जरूरी होता है कि हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। इनको पूर्ति कराने के लिए हमको विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट की खाद, वर्मी कंपोस्ट की खाद, सिटी वेस्ट, सीवेज एंड सलेज। इसके साथ साथ जो है उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सब के जो हमारे साधन हैं इन पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, इनका उपयोग करते हुए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा अच्छी पैदावार और गुणवत्ता वाली पैदावार लेने के लिए फसलों से जो भी हमें संसाधनों का उपयोग किया जाता है उसको हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हमको जो भी हमारे पास में साधन उपलब्ध हों, जैसे कि 25% जो है हम नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व जो हैं उनको गोबर की खाद से दे सकते हैं और 75% रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार फसल को हम उर्वरकों द्वारा दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ हम हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, राइजोबियम टीका है। इसके साथ साथ हमारी AM करके है और जो है फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया है और बायो कंसोर्शिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब साधनों को इस्तेमाल करते हुए पोषक तत्व प्रबंधन करने को हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। और समय की मांग है कि हमको जो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को ही अपनाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। जमशेद जी ने उत्तर प्रदेश से हमें एक सवाल भेजा है कि पोषक तत्व प्रबंधन के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा होनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कितनी फसल के लिए, किसी फसल के लिए कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका जो है हम अनुमान ऐसे नहीं लगा सकते, बल्कि मृदा परीक्षण के आधार पर लगा सकते हैं। और आजकल जो है हमारे गवर्नमेंट ने जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने शुरू कर दिए हैं और आपने, मैं समझता हूं कि मृदा परीक्षण करा लिया होगा, नहीं कराया है तो करा लें और उसके अनुसार जो भी पोषक तत्वों की सिफारिश आप किसी भी फसल के लिए, जैसे मक्का के लिए या धान के लिए, अरहर के लिए, मूंग के लिए, उड़द के लिए, बाजरे के लिए, ज्वार के लिए की गई हो, उसी के अनुसार जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। यदि आपको कहा गया है कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, तो यदि आप नाइट्रोजन के लिए उदाहरण के तौर पर धान की खेती करना चाहते हैं और धान की भी संकर किस्म की खेती करना चाहते हैं, तो संकर किस्म की धान की रिक्वायरमेंट जो नाइट्रोजन की 130 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। तो इस तरीके से जो है इसकी मात्रा का अनुमान जो है फसल के अनुसार लगाया जाता है तथा मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, उसी के अनुसार लगा के हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृदा परीक्षण जरूर करा लें और मृदा परीक्षण के अनुसार जो भी आपके रिजल्ट आते हैं उसके अनुसार जो है मृदा के अंदर पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। तो आगे बढ़ते हैं और खरीफ की प्रमुख फसल है धान। अगला जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र जी ने हरियाणा से लिखा है कि धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें जिससे अधिक मुनाफा हो। किसान भाइयों, हमारे देश में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की जाती है और ये खरीफ की प्रमुख फसल है। इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, विभिन्न क्षेत्रों में धान की जो खेती है, सुगंधित धान की खेती की जाती है, संकर धान की खेती की जाती है। इसके साथ साथ अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खेती की जाती है। तो इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन मैं बताना चाहूँगा। अभी मैं बता रहा था कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद जो है ढैंचा की फसल को उगाकर उसको मिट्टी के पलटने वाले हल से टर्न करके मिट्टी में दबा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है गोबर की खाद डालना चाहिए।
गोबर की खाद यदि आपके पास उपलब्ध है तो 10 टन से लेकर 15 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है नाइट्रोजन को, फास्फोरस, पोटास और जिंक की मात्रा को हम मृदा परीक्षण के आधार पर जो भी सिफारिश की गई हो उसके अनुसार डालना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप मृदा परीक्षण नहीं करा पाए हैं और ब्लैंकेट रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो उसमें जो है, जैसे हमारी सुगंधित धान की खेती उत्तर भारत में बहुत होती है, उसके लिए लगभग हमें 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि हम ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो उसमें जो है गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो है 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और इतनी ही मात्रा 50 से 60 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ती है और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की। इन पोषक तत्वों में सबसे पहले पूरी फास्फोरस की मात्रा, पूरी पोटास की मात्रा, जिंक सल्फेट की मात्रा रोपाई करते हैं, जैसे रोपाई करने से पहले जो पर्लिंग कर रहे हैं लास्ट, उस समय डाल देनी चाहिए। और नाइट्रोजन की मात्रा को रोपाई के समय नहीं डालना चाहिए, बल्कि रोपाई के लगभग 1 सप्ताह के बाद में डालना चाहिए, जब आपकी जड़ें बैठ जाएं मिट्टी के अंदर और जड़ें जो हैं काम करना शुरू कर दें। क्योंकि यदि आप पहले डालेंगे तो वातावरण में अमोनिया बनकर गैस उड़ जाएगी या नीचे जो पानी के साथ निक्षलन द्वारा मिट्टी के अंदर चली जाएगी। और बची हुई जो मात्रा है 1/3 उसको जो है 20 से 25 दिन बाद रोपाई के डालना चाहिए और 1/3 बची हुई मात्रा को 40 से 45 दिन बाद डालना चाहिए। इस तरीके से जो है पोषक तत्व प्रबंधन आप धान की फसल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से धान की फसल में आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छी पैदावार मिले और अच्छा मुनाफा मिले। जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं झारखंड से जगदीश जी का, जिन्होंने पूछा है उर्वरकों के डालने का सही समय कौन सा होता है और विधि क्या होनी चाहिए। हाँ, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उर्वरक जो है हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं आज के समय में। वो इसलिए क्योंकि किसान भाई जो है एक फसल के बाद दूसरी फसल तुरंत लगाना चाहते हैं और मिट्टी से जो है हमारे पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है, तो उनकी पूर्ति के लिए हमें पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने अभी नाइट्रोजन का बताया, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट का दूसरी फसलों के लिए बताया है, उसी अनुसार जो है जो अनुमोदन किया जाता है। जैसे सपोज हम उदाहरण के तौर पर मक्का की खेती कर रहे हैं, बाजरे की खेती कर रहे हैं, तो इन फसलों में जो है मक्का की खेती में 3 बार बांट के नाइट्रोजन को दिया जाता है, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट को बुआई के समय दिया जाता है। और इसी तरीके से धान में भी नाइट्रोजन को 3 से 4 भागों में बांट कर दिया जाता है और फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट को हम रोपाई के समय या सीधी बिजाई के समय दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पोषक तत्व प्रबंधन फसलों के अनुसार, मृदा के अनुसार और पोषक तत्वों की उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बेहद ही अच्छा सवाल एक पूछा है हरजीत जी ने पंजाब से। इनका सवाल ये है कि पोषक तत्व प्रबंधन का सस्ता एवं उत्तम स्रोत क्या है। किसान भाई जो हैं विशेषकर पंजाब में जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, यानी कि रासायनिक फर्टिलाइज़र हैं, उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो गोबर की गली सड़ी खाद है उसको भी लगाएं। वर्मी कंपोस्ट आप अपने घर पे बना सकते हैं, उसको लगाएं, या बायो फर्टिलाइज़र्स को आप टीका, राइजोबियम का टीका लगा कर दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं तो उनको लगाएं। और इसके साथ साथ जो है उर्वरकों को मृदा परीक्षण के आधार पर ही डालें। तो ये सुनिश्चित कर लें कौन सी फसल लगा रहे हैं और किस फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की उपलब्धता की ज़रूरत है, तो उसी अनुसार जो है आप प्रबंधन करेंगे तभी एक अच्छी पैदावार मिल सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में आप सफल होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हरेंद्र सिंह जी ने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ये सवाल किया है कि मक्का की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में मक्का बड़े पैमाने पर लगाई जाती है खरीफ में, और बहुत से किसान भाई बहन जो हैं संकर किस्म की मक्का की खेती करते हैं। उसकी पैदावार लगभग हमको 6 टन से 8 टन के बीच में प्राप्त होती है खरीफ के मौसम में। तो उसमें जो है नाइट्रोजन की लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और फास्फोरस की 50 से 60 किलोग्राम, पोटास की जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो जिंक की जो है जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन को जो है आप रोपाई के समय 1/3 भाग डालें, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, और पूरी फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट की जो मैंने मात्रा बताई है
रोपाई के समय या बुवाई के समय डाल दें। और बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को जब हमारी नी हाई स्टेज होते आती है, यानी अर्थात घुटनों बराबर मक्का हो जाती है, उस समय लगाएं। और जो बची हुई 1/3 भाग मात्रा है उसको जब हमारे टेसल निकलते हैं, टेसल निकलते समय लगाएं। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन का उपयोग अच्छे ढंग से होगा और दूसरे पोषक तत्वों का भी उपयोग अच्छे ढंग से होगा और एक आपको अच्छी पैदावार मिलेगी मक्का से, यदि आपने नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर दिया है। जी डॉक्टर शिवे, अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आखिरी सवाल है और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि महेश पोद्दार जी ने पूछा है समस्तीपुर बिहार से। इनका सवाल यह है कि दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें? हाँ देखिए, दलहनी फसलें खरीफ के मौसम में हमारे देश में लगभग जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है या सोयाबीन है या मूंगफली है, इस तरीके की फसलों को लगाया जाता है। विशेषकर जो दलहनी फसलें हैं, मूंग, उड़द और अरहर को मानते हैं हम। तो मूंग, उड़द, अरहर जो है इसके लिए ज़रूरी होता है कि नाइट्रोजन तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बुआई के समय डालते हैं। फास्फोरस जो है मूंग उड़द के लिए जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिंक जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अरहर के लिए जो है हमको ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट। क्योंकि अरहर की अवधि थोड़ा ज़्यादा होती है तो उनको पोषक तत्वों की भी अधिक ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बताना चाहूँगा मैं इस माध्यम से कि आपको टीका लगाना ना भूलें राइजोबियम का, क्योंकि राइजोबियम का टीका बहुत ज़रूरी है। शुरू में तो हमने बताया कि जैसे 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन आप एज ए स्टार्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है जब तक ग्रंथियाँ सक्रिय नहीं होती हैं। लेकिन यदि आप राइजोबियम का टीका लगाएंगे तो ग्रंथियाँ जो हैं जड़ों में सक्रिय हो जाएंगी और वो जो है वातावरण से, वायुमंडल से नाइट्रोजन का इकट्ठा करेंगी और नाइट्रोजन को अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है पौधों की उसको पूर्ति करेंगे। तो राइजोबियम का टीका जो लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गुड़ की चाशनी बना लें, उसको गर्म करके ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में जो राइजोबियम का टीका है उसको जो है आप अच्छे ढंग से मिलाएं, जो हमारा बीज है, और फिर उसको सुखा लें। सुखाने के बाद में जो है उसकी बिजाई करें। तो इस तरीके से जो है दलहनी फसलों में यदि आपने राइजोबियम का टीका लगाया है और नाइट्रोजन की डोज जो है 20 से 25 किलोग्राम डाली है और जो मैंने फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट की मात्रा बताई है उसको डालेंगे, तो इस तरीके से आपको मूंग, उड़द और अरहर इनसे अच्छी पैदावार मिलेगी और आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। जी डॉक्टर शिवे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। तो आज इस कार्यक्रम में आपने जाना खरीफ की फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगले सप्ताह आपकी चिट्ठी आपका ईमेल में हम विषय लेकर आएंगे बरसात में पशुओं का बीमारियों से बचाव। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से आपकी ढेर सारी चिट्ठियां और ईमेल हमें मिलते रहेंगे और उन सवालों को हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शनdd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शनdd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शनdd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शनdd@gmail.com पर।